डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब जो है ना अच्छे होंगे। आप सबके लिए एक नई शुरुआत, बहुत दिनों बाद आप लोग को भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा इंतज़ार थी। तो फाइनली हम लेके आ गए हैं अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर द लाइफलाइन कोचिंग सेंटर को। देख सकते हैं पीछे जो है चैप्टर लगा हुआ है हमारा। आज हम शुरू करेंगे फिजिक्स से अपना पहला चैप्टर, है ना। फिजिक्स से अपना चैप्टर नंबर 1 होगा ये। अगर पूरे ओवरऑल क्लास 10 साइंस की बात करिएगा तो उसमें आपका ये चैप्टर नंबर 10 होगा, जैसे हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के नाम से जानते हैं। आपको बखूबी पता है, चूंकि ये एक तरह से माना जाए तो अंतिम तैयारी के तौर पर आप इसे देख सकते हैं, इस क्लास को देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको पूरे तरह से वॉच कर रहे हैं, पूरी चीज़ें समझ रहे हैं, बारीकी से एक एक चीज़ सीख रहे हैं, तो इस चैप्टर से आपके प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। बस यही समझ के चैप्टर नंबर 10 है, बट फिजिक्स का ये चैप्टर हम यूँ कह सकते हैं, अगर 3 सेक्टर में बांटे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को, तो फिजिक्स से हमारा पहला चैप्टर हो जाता है लाइट, है ना। और उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आप वैसे लाइट को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे पहले से भी आप, और मैं यहाँ पर कुछ मुख्य बातें जो है ना आपके सामने रखा हूँ, जिसको हम क्विक रिकैप में देखते हैं। वैसे तो चैप्टर आप अब तक पढ़ लिए होंगे, एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो हम ज़्यादा बात इस पर नहीं करेंगे। टॉपिक को लेकर हम प्रश्न देखेंगे, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, विगत वर्षों में कैसे प्रश्न आए हैं, उनको देखते हुए जो है ना और उसे सॉल्व करते हुए सीखते हुए चलेंगे। उसके अलावा मैंने कुछ बातें यहाँ पर रखी है जिससे आप समझ ले तो ओवरऑल एक जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो सब याद आ जाती हैं। तो वैसे मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हो, डोंट माइंड, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश है क्या, है कि ना। प्रकाश क्या है ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। प्रकाश आप किसे कहते हैं, है ना। तो आपको पता है कि ये एक प्रकाश जो है एक तरह से ऊर्जा का रूप होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, which able to us see around us, अपने चारों तरफ की चीजों को देखने योग्य बनाता है, जो चारों ओर की चीजों को देखने योग्य बनाता है, देखने योग्य बनाता है। किसे भाई बनाता है, किसे देखने योग्य बनाता है? हमें और आपको देखने योग्य बनाता है। वैसे आप जानते होंगे कि हमें देखने के योग्य कौन बनाता है? नेत्र। तो ये सीधी से जो है ना एक गलत अवधारणा है। हाँ, नेत्र आवश्यक तो है, बिना नेत्र के आप देख नहीं सकते हो, परंतु प्रकाश भी उतना ही अहम रोल प्ले करता है। अगर ये प्रकाश ही ना हो तो ये दुनिया पूरी काल कोठरी है, अंधेरी कोठरी है। बस इसी पर्पज से बस मैंने छोटा सा डेफिनेशन ओवरव्यू में देने चाहा कि प्रकाश है क्या, तो ऊर्जा का एक रूप है ना, जो हमें अपने चारों तरफ की चीजों को, चारों तरफ की वस्तुओं को, रंगीनियों को देखने योग्य बनाता है। आप और क्विक रिकैप में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें और भी हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दृष्टि के भौतिक अनुभूति को प्रकाश कहते हैं, जिसकी अनुभूति आँख को होती है। अर्थात आँख को जो है ना प्रकाश इस प्रकार से एबल बनाता है कि वो चारों तरफ की चीजों को जो है ना आसानी से देख ले। प्रकाश एक बिंदु पथ, प्रकाश के बिंदु पथ को हम किरण कहते हैं। कहा जाता है ना प्रकाश की किरण जिसे कहते हैं। तो जिस पथ पर प्रकाश निकल करके गमन करती है, जिस रास्ते पे जाती है, उस पथ को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जहाँ से पैदा होती है, इट मीन सोर्स ऑफ लाइट जो होती है, उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। यानी जहाँ से प्रकाश की शुरुआत होती है उन हर जगह को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश की किरणें सरल रेखा में गमन करती है, अर्थात कहा जाए तो एक सीधी रेखा में जो है ना, सीधी सरल रेखा में जो है ना गमन करती है। अब प्रकाश एक सिंगल भी हो सकती है, पुंज भी हो सकती है, बहुत सारे यूं कहे तो ग्रुप में हो सकती है।
तो अगर बात करा जाए कि ग्रुप के आधार पर प्रकाश को कितने तरीके से देखा जाता है, तो प्रकाश को 3 तरीके से देखा जाता है। एक को कहते हैं हम प्रकाश का अपसारी किरण पुंज, और एक कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, और एक को कहते हैं समानांतर किरण पुंज। आपको भी बखूबी याद होगा कि प्रकाश की अपसारी किसे कहते हैं, है ना, अपसारी किसे कहते हैं। जैसे एक पॉइंट से लाइट निकल रही है और निकल करके जो है ना सीधी रेखा में ऐसे कुछ जा रही है आगे की तरफ फैलते हुए, तो इसे अपसारी किरण पुंज बोला जाता है। अगर प्रकाश किसी एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है, कहीं से भी आ रही है, एक जगह आकर के मिल रही है, तो ऐसे प्रकाश किरणों को हम क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर गमन करती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्या, समानांतर किरण पुंज। ओके, तो ये किरण पुंज के संबंध में जो है ना आपके 3 बिंदुएं हो जाती हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ये सारे जो है ना अपने आप में एक रिमार्केबल पॉइंट है ना। इन सबको छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हमें याद होनी चाहिए, तब जाके हम चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आपको बताएं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, परंतु यूं समझ ले वो इमेज जो कि हम केवल काल्पनिक रूप में अर्थात केवल जो है ना एहसास कर सकते, उसे टच नहीं कर सकते हैं, है ना, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब, है ना। और जनरली वो जो है ना उत्तल दर्पण के अंदर जो है ना हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब रहा बात की गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जो किसी गोले का भाग होता है, उसे हम गोलीय दर्पण कह देते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के हो जाते हैं, आपको पता है। एक को कहते हैं कनकेव मिरर, एक को कहते हैं कन्वेक्स मिरर। इट मींस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अगर दर्पण सूत्र की बात करा जाए तो आप देख सकते हो 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जहां u v जो है ना प्रतिबिंब, u जो है ना वस्तु और f जो है ना दर्पण की फोकस दूरी होती है। बात अब ये फोकस दूरी किसे कहते हैं, है ना। देखिए ये तो चैप्टर बहुत बड़ा है और आप जो है ना एक एक डेफिनेशन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते, परंतु सुन ले कि जब किसी दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, अनंत से आपतित होती हैं, तो वो परावर्तन के बाद जिस सतह पर दर्पण के जिस भाग पर टच करती हैं या प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर टच करती हैं, उस बिंदु को हम उस दर्पण का जो है ना क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं या फोकस बिंदु कहते हैं। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r हो जाए, जैसे देखिए भाई गोलीय दर्पण क्या मतलब, एक गोले से काटा हुआ दर्पण, है ना जी, ऐसे, है ना। अगर इधर से इसको रंगाई कर दे तो ये बन जाता है क्या, अवतल दर्पण। तो ये एक गोले का भाग था, जब इसकी कुछ तो भाई अपनी रेडियस होगी, है ना, उसकी कुछ तो अपनी रेडियस होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस थी, तो इसी रेडियस को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। अगर R ये है तो F जो होता है, R और F में, यानी F बोले तो फोकल लेंथ और फोकस दूरी, है ना, तो इसकी संबंध जो होती है वो क्या होती है, 2F, यानी R बराबर 2F, ऐसा हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है। अब बात करा जाए कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो बाबू निर्वात में फ्री स्टेट में जो है ना, ये जो है ना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि एक मतलब अत्यधिक चाल मानी जाती है इसका, है ना। दूसरी बात करा जाए यहाँ पर लेंस सूत्र की। अब लेंस सूत्र कब आ जाएगा, जब हम आ जाएंगे इसमें अपवर्तन में, है ना, तो लेंस की बात होने लगेगी। तो यहाँ आप लेंस सूत्र देख सकते हैं 1/v - 1/u बराबर 1/f। आप यहाँ पर एक चीज नोट करना, यहाँ जो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u होता है। आप इसमें 1/u + 1/v भी कर सकते हैं, परंतु यहाँ आप ऐसे ही रखना, अन्यथा कभी कभी साइन छोड़ देते हो जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। अगला बिंदु जो है हमारा, मेरा किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है। अर्थात अगर हम लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता को हम P से डिनोट लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस P बराबर जो होता है वो हो जाता है 1/f, और इसकी
ये जो f होती है फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में हो जाती है। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करा जाए तो इसकी एसआई यूनिट हो जाती है ना, एसआई यूनिट हो जाती है क्या, डायोप्टर। क्या हो जाता है, डायोप्टर, और उसे डी से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं लिखा गया है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। अगला बिंदु देखेंगे, उत्तल लेंस में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार की प्रतिबिंबें देखी जाती हैं। उत्तल लेंस में आभासी एवं क्या बोलते हैं, वास्तविक दोनों तरह की प्रतिबिंब देखने को मिलती है। बात करते हैं अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस में हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब। याद रखिएगा, अगर दर्पण की बात हो तो उत्तल दर्पण में, अगर उत्तल दर्पण की बात कीजिएगा तो दर्पण में उत्तल होगा तो आभासी बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पर अगर अवतल लेंस होगा तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला पॉइंट जो है हमारा, पारदर्शी माध्यम से प्रकाश पार कर जाता है और चिकने सतह पर पड़ने पर परावर्तित हो जाता है। अर्थात अगर पारदर्शी माध्यम है तो वहां पर हम क्या कहते हैं उसको, अपवर्तन को देख पाते हैं, और जबकि जो है ना अगर पारदर्शी माध्यम नहीं है, चिकनी और चमकीली सतह है, तो वहां पर हम परावर्तन को देख पाते हैं। ध्रुव से फोकस की दूरी को हमेशा फोकस दूरी कहते हैं। अर्थात देखिए, ये जो दर्पण है ना, दर्पण पर इसको कहा जाता है, इसका पोल, पोल बोले तो ध्रुव, है ना। उस ध्रुव से इस फोकस बिंदु की जो डिस्टेंस होती है, इस फोकस बिंदु की डिस्टेंस इस पी से जो है ना कही जाती है क्या, तो फोकस दूरी कही जाती है। आगे बात किया जा रहा है कि दो गोलीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम को गोलीय लेंस कहा जाता है। गोलीय लेंस किसे कहा जाता है, तो दो पारदर्शी माध्यमों से घिरा एक गोलीय या पारदर्शी आकृति को हम क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं। आगे पॉइंट आ जाता है अभिनेत्र लेंस की क्षमता, उस जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, सामंजन क्षमता कहलाता है ना। अच्छा देखिए, बात आ गई है, हालांकि इस सामंजन क्षमता को आपको डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर, जिसको हम कहते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, है ना। तो सामंजन क्षमता की बात इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी कर दिया गया है क्योंकि नेत्र में भी जो है ना हम देखते हैं कि नेत्र लेंस जो होती है वो एक उत्तल लेंस होती है। तो इस उत्तल लेंस में भी तो मतलब इस लेंस वाले चैप्टर से संबंधित हो जाता है, इसलिए इसको जो है ना हम ऐसा इसमें देख सकते हैं कि सामान्य क्षमता को बढ़ाया गया। क्या बताया गया कि अभिनेत्र लेंस यानी आंखों की जो लेंस होती है, उस लेंस की क्षमता के कारण वो जो है ना अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, यानी फोकस दूरी बोले तो फोकल लेंथ को घटाता और बढ़ाता है ना। और इस प्रकार से जो है ना ये समायोजित कर पाता है, और इसे ही समायोजित करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। ओके, तो ओवरऑल ये मोटा मोटी कुछ बातें रही जो इस चैप्टर से संबंधित रही, जहां पर हमने परावर्तन से लेकर अपवर्तन तक का सफर तय किया। बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप कहोगे तो इसका जो है ना एक डिटेल चैप्टर जो है ना निकल के आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। आप सबने पढ़ रखा होगा इन चीजों को, बस ये छोटी सी बातें थी कुछ जिसको हमने रिकैप में रखा, है ना। अब जो है ना हम इससे संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उन्हें लेके आते हैं आपके सामने, देखेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और एक्सरसाइज वाइज करते चलेंगे, जैसे परावर्तन टॉपिक है, फिर अपवर्तन है, फिर लेंस है ना, उन संबंधित सवाल करते चलेंगे। और इस हिसाब से वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या पता लगता है, तो परावर्तन कोण है ना, परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों ही हमेशा बराबर होते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग, है ना। विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ना इसका उदाहरण हो जाता है ना। आपको बताया गया होगा कि प्रकाश जो है ना दो तरह से पढ़ी जाती है, एक फोटोन पार्टिकल्स के आधार पर यानी कणों के आधार पर, और एक होता है वेव के आधार पर। तो वेव के आधार पर जो होता है उसमें हम इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसे गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा। सीधा प्रतीत होता है तो समतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, दर्पण की बात करा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो सर निर्वात में होती है। अभी पीछे पॉइंट पढ़ाया गया कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं हमेशा बाबू सीधी रेखा में। तेल लगा कागज होता है
प्रभासी होता है बाबू, प्रभासी होता है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गए हैं, है ना, तो आप उसको ठीक कर लेना। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है बाबू? 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम। ऑप्शन नंबर मैं यहाँ पर बी लगा देता हूँ, है ना, बी नंबर ऑप्शन में हो जाएगा क्या? 2, और यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है हमेशा जो है ना, क्या बनता है बाबू? बी नंबर ऑप्शन अगर मैं लगा दूं तो क्या बनता है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। सीधा एवं आभासी बनता है। ओके, क्लियर? आभासी बनता है, और इसे ही आप टिक कर लोगे। ठीक है जी। आगे आप ऑप्शन को नहीं देखना, ये सारे ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, है ना, माइंड टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। किसी समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है वो हमेशा होता है क्या? 1। हमेशा होता है क्या? 1। कह रहे हैं क्या कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लगभग आपतित होती है तो परावर्तन का कोण होता है भाई 0 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू? 0 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी कर लेना सही, 0 डिग्री होता है ना। अगर ऑप्शन आपके बुक में दिया हो तो आप देख सकते हो, जहां कहीं भी दिया 0 डिग्री होगा। मैंने आंसर ही सीधा लिख दिया। किरणों को समूह को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। अभी समांतर होनी चाहिए, है ना, समांतर प्रकाश पुंज हो जाता है। क्या हो जाता है? समांतर प्रकाश पुंज हो जाता है। प्रकाश से आने जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं वो समानांतर प्रकाश पुंज की उदाहरण हो जाती है। आगे देखेंगे। आगे आप यहाँ पर जो है ना इस टॉपिक से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, कह रहे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? मेरे बाबू 2 नियम होते हैं। ठीक है जी। लघु उत्तरीय बात आगे कि प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो आप लिख सकते हो कि प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है हमारा तो अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाता है? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। दूसरा हो जाता है हमारा अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा हो जाता है हमारा समांतर या समानांतर किरण है ना। अब आपको मैंने अभी बताया कि समानांतर किरण पुंज क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से चल करके आगे की ओर जाना फैलते हुए जाती हैं तो इन्हें हम कहते हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। जब कहीं से आकर के प्रकाश की किरणें एक जगह पर मिलती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। और जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर जाती हैं तो इन्हें हम कहते हैं क्या? समानांतर किरण पुंज। अगला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए और इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं, है ना जी। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए तो देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
और दूसरा जो नियम होता है वो ये हो जाता है आपतन कोण, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और आई से लिखते हैं, तथा परावर्तन कोण जिसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से देखते हैं और आर से लिखते हैं, दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अब इसका अगर किरण आरेख खींचना है तो किरण आरेख में जो है ना इधर बगल में बना देता हूँ। ये एक मान लीजिए मिरर है और ये इधर से जो है ना कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है पॉलिश है, तो ये माध्यम फर्स्ट हो जाता है, माध्यम सेकंड हो जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई सन है ना, सन है और यहाँ से लाइट ऐसे इंसिडेंट करती है, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट करती है उसे आपतन का बिंदु कहते हैं। तो एक नॉर्मल अगर ड्रॉ कर दिया जाए तो कुछ इस प्रकार से ना, इसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है और ये जो है ना हमारा रिफ्लेक्टर रे हो जाती है, तो ये परावर्तित किरण हो जाती है। इसको हम कहते हैं क्या, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। और इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है जी। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर जो होता है हमारा एंगल आई होता है और यहाँ जो होता है एंगल आर होता है। तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होते हैं। थोड़े से चित्रण में कुछ कमी दिख रही हो तो माफी चाहेंगे, जगह कम था, मैंने उतने में एडजस्ट किया है। आप सबके नोट्स वगैरह में होंगे ही, बुक्स में भी होंगे। आइए अब बात आती है किसके बाबू, 10.2 के अंदर ये जो चल रहा था 10.1 चल रहा था, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। अब उसी आधार पर गोलीय दर्पण के बारे में आ जाते हैं और गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होते हैं ये देखते हैं। अब देखते हैं अब गोलीय दर्पण क्या होता है ना। और उससे संबंधित गोलीय दर्पण को मैंने पीछे आपको पढ़ा रखा है। अब गोलीय दर्पण के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं बहुत ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करूंगा, है ना। गोलीय दर्पण के सवाल वगैरह करा करके नेक्स्ट पार्ट में जो है ना चले जाएंगे। आपको देखेंगे गोलीय दर्पण के फोकसांतर और त्रिज्या के बीच संबंध होता है बाबू। आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया जाता है। अवतल दर्पण द्वारा सीधा, बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं और 6 में 5 जो है ना वो उल्टा होते हैं, बस एक सीधा होता है। और उसकी स्थिति होती है क्या कि वो फोकस और ध्रुव के बीच होती है, यानी फोकस और ध्रुव के बीच, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो जाती है। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब होता है, हमेशा सीधा होता है। अब ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या है बाबू, वो आप देख लेना, है ना, हालांकि सीधा ही होना चाहिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ गायब है, वैसे आप जरा सा इसको देख लेना, है ना, माफ करना भाई, ऑप्शन यहाँ मिस्टेक है थोड़ा सा, है ना, देख लेना। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। हजामत यानी दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, बाल वगैरह कटवाने के लिए। सर्च लाइट में परावर्तक सतह होता है, हमेशा अवतल होता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत को देखने में करते हैं, तो अवतल दर्पण का करते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब एक पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दोनों ही नापनी पड़ेगी, ए और बी दोनों हो जाएगा सही। यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्राकृतिक होगी, तो ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा होगी, है ना, वास्तविक और उल्टा होगी, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर दर्पण की फोकस दूरी
है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है और वो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। इस दर्पण का उपयोग पश्च दृष्टि के रूप में किया जा सकता है बाबू। उत्तल दर्पण का पश्च दृष्टि यानी पीछे देखने में किया जाता है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है। वस्तु की नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक होती है। दर्पण की बात है, ठीक है। तो वैसे भी वस्तु की दूरी जो है ना यानी बिंब की दूरी जो है ना हमेशा ऋणात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो फोकस दूरी उत्तल का धनात्मक होता है। किसी कार के अग्र दीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है? बाबू मेरे अवतल दर्पण होता है। आगे चले, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है भाई मेरे अनंत होती है। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक तथा समान आकार का बने? तो बाबू वक्रता केंद्र पे रख दो, बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा, समान आकार का बनेगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण? अभी बताया गया कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे देखेंगे किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, उसकी वक्रता त्रिज्या r, तो निम्नांकित में संबंध है r बराबर 2f, है ना जी। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा होना चाहिए। बाबू सीधा और वस्तु से छोटा, ऑप्शन नंबर सी। इस दर्पण में वस्तु हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अभी बताया गया भाई मेरे उत्तल दर्पण में प्राप्त होता है। इस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अरे यार ये सवाल रिपीट हो गया है, उत्तल दर्पण में होता है भाई मेरे। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है मेरे भाई, प्रधान अक्ष कहलाती है। क्लियर है? हाँ, जहां कहीं भी डाउट हो आप क्वेश्चन नंबर के साथ जो है ना कमेंट में लगा देना, ताकि जो है ना हम उसको ठीक कर सके तो कर पाएंगे, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में उसके आंसर भी दे दी जाएगी, है ना। वैसे तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो मे भी आपको जो है ना यहाँ तो कंफर्म नहीं किया जाएगा, बट अगर कोई डाउट है तो क्वेश्चन नंबर के साथ आप लिख देंगे, कमेंट में उसका जवाब मिल जाएगा। दर्पण सूत्र है भाई मेरे 1/v + 1/u बराबर 1/f हो जाता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो गोलीय दर्पण है प्लस 20 है तो गोलीय दर्पण है हमेशा और उत्तल दर्पण है। इस दर्पण का फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो अवतल दर्पण की मानी जाती है मेरे भाई। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? तो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस दर्पण किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी प्रतिबिंब चाहिए ना हमें, तो मिल सकता है किसमें बाबू? समतल और उत्तल दोनों में मिल सकता है मेरे भाई, दोनों में मिल सकता है, परंतु यहाँ कोई एक ऑप्शन लगाना है। 1 मिनट फिर से पढ़ लो जरा। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? मेरे भाई दोनों से मिल सकता है, ए और बी दोनों से मिल सकता है। अतः आप इसमें अगर किसी को भी लगा देते हो तो सही माना जाएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी भाई r बराबर होता है क्या मेरे भाई? 2f होता है, तो 2 × 20 क्या हो जाना चाहिए भाई? 40 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग नाक कान को देखने के लिए भाई अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है, जरा आप इसको देख लेंगे, वैसे 1 होना चाहिए, ठीक है जी, 1 होना चाहिए। अब जरा इसको देख लेना। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल लेंस द्वारा, लेंस की बात आ गई यहाँ पर, तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा की बात तो है नहीं, छोटा भी मिलता है, सीधा भी मिलता है। अवतल लेंस द्वारा हमें आभासी भी मिलता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब होगा, कम तीव्र बनेगा, और कोई बात नहीं है, कम तीव्र बनेगा, ठीक है जी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगी यदि वस्तु की दूरी का मान, फोकस दूरी, जरा सा इसको भी देखा जाएगा, है ना, बाद में देखा जाएगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, सॉल्व करना पड़ जाएगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने वाले अवतल दर्पण में आवर्धन का मान होता है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर आवर्धन का मान किस दर्पण में भाई? अवतल दर्पण में तो बढ़ता है,
क्या बढ़ता है बाबू? बढ़ता है ना, बड़ा होके जाता है। आगे चलेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है, तब बढ़ता जा रहा है, चींटी की गति की दिशा होगी, चींटी की गति की दिशा होगी ध्रुव से फोकस की ओर, ना फोकस से ध्रुव की ओर, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर नहीं, फोकस से ध्रुव की ओर। प्रतिबिंब अगर चींटी की बढ़ती जा रही है अर्थात वो अवतल दर्पण में जो है ना, दर्पण के करीब आते जा रही है। अवतल दर्पण में किस प्रकार का, अवतल दर्पण में किस प्रकार का दर्पण है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है, तो इसे हम कहते हैं क्या, अभिसारी भी है और अपसारी भी है। दर्पण जो है ना अभिसारी भी है और अपसारी भी है। ओके, तो कुल मिलाकर के मे भी यही ऑब्जेक्टिव आपके इस सेक्टर से थे। अब जो है ना हम इसके लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं, है ना। देखेंगे आप, जरूर देखेंगे। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकसांतर होगा, त्रिज्या 20 है बाबू, तो उसकी जो फोकस दूरी होगी उसकी आधी हो जाएगी। इट मींस 20/2, दैट मींस 10 सेंटीमीटर। टू मच इजी क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनता है? मेरे बाबू वक्रता केंद्र पर रखना होता है, वक्रता केंद्र पर रखना होता है ना, तब जाके वस्तु की बराबर एवं समान आकार की प्रतिबिंब प्राप्त होती है। क्लियर होते जा रहा है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? भाई मेरे, काल्पनिक प्रतिबिंब है ना उत्तल दर्पण में भी बनता है, उत्तल एवं समतल, है ना, उत्तल एवं समतल दोनों ही दर्पण में जो है ना प्रतिबिंब क्या बनता है मेरे भाई, तो वो बनता है क्या, सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है ना, सामने की बात करना है ना, तो सामने जो दर्पण लगा होता है, जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। क्या होता है भाई मेरे, अवतल दर्पण। सामने के तरफ यानी जो गाड़ी होती है ना, वो गाड़ी की अगर इस वाला जैसे कि गाड़ी यहाँ पर जो मिरर रहता है वो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण। बाकी जो है ना अगर साइड मिरर के रूप में बात करा जाए, साइड मिरर उसमें जो है आपको उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखिए भाई। दो उपयोग में हमारा पहला उपयोग हो जाता है क्या, है ना, तो आँख कान देखने हेतु डॉक्टरों द्वारा डॉक्टर्स द्वारा उपयोग में लाया जाता है, और दूसरा जो हो जाता है उपयोग वो ये हो जाता है कि अवतल दर्पण का जो है ना, अवतल दर्पण का उपयोग जो है ना दाढ़ी बाल बनाने के लिए, है ना, दाढ़ी या उसी को हम कहते हैं क्या, हजामत बनाने ना जी। और भी उपयोग है, सोलर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न कह रहा उत्तल तथा अवतल दर्पण के तीन उपयोग को लिखिए। मैंने अवतल दर्पण के अभी यहाँ पर बताया, यहीं पर एक और लिख लीजिए भाई, सोलर कुकर, ठीक है। तो यहीं से आप उसको कॉपी पेस्ट कर देना, और यहीं मैं लिख देता हूँ उत्तल दर्पण, है ना, उत्तल दर्पण एक पृष्ठदर्शी के रूप में, दूसरा जो होता है पृष्ठदर्शी के रूप में, दूसरा जो होता है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी के रूप में किया जाता है। इसके अलावा वस्तु को सीधा एवं
वस्तु से छोटा, वस्तु को सीधा, वस्तु का सीधा एवं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने। इसके अलावा तीसरा उपयोग जो होता है वो क्या हो जाता है भाई, मैंने देख लेना, उसको थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है ना, एक अंतर वो नहीं लिख पा रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा फिलहाल, है ना। 2 मैंने लिख दिया, यहाँ 3 के 3 लिख दिया, और इसमें जो है ना मुझे 2 याद आ रहा है। तीसरा में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो बोलने से अच्छा है कि आप देख लेना, नोट्स वगैरह में होगा। प्रश्न अच्छा है, प्रश्न पूछा भी जाता है, 24 में भी पूछा जाता है, 13 में पूछा जाता है। गोलीय दर्पण का कितना प्रकार होता है भाई मेरे? गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के 2 प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होता है। कौन कौन होता है भाई मेरे? पहला हो जाता है उत्तल दर्पण, और दूसरा जो हो जाता है वो हमारा अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। पता ही होगा कि उत्तल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस को परिभाषित करें तो किसी दर्पण पर आपतित किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। तो सीधी सी बात है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है, या अंदर की ओर धंसा हुआ रहता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है ना। तो ये अंतर हो जाता है। आप अवतल दर्पण का परावर्तक सतह हमेशा उभरा होता है, धंसा होता है, और उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है। अवतल दर्पण का उपयोग के आधार पर अगर आप अंतर बताना चाहें तो इसका उपयोग दाढ़ी बनाने वगैरह हजामत बनाने में किया जाता है, जबकि उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी के रूप में किया जाता है। इसका अवतल दर्पण का जो है ना आपका फोकस दूरी या वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो इस प्रकार से आप अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। आगे प्रश्न देखेंगे, अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है? तो अभी पीछे बताया गया कि r बराबर 2f होता है, या f बराबर क्या हो जाता है, या f बराबर क्या हो जाता है, r/2 हो जाता है।
आवर्धन किसे कहते हैं? तो आवर्धन m बराबर होता है HI/HO, है ना। HI/HO बोले तो, है ना, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, है ना जी, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ना आवर्धन को हम कहते हैं, यानी यूं पहले तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए नई कांतीय पद्धति चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए, है ना। चिन्ह परिपाटी को दर्शाना 18 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो गोलीय दर्पण से ये जो सवाल है थोड़ा सा लंबा हो जाता है, मैं थोड़ा सा इसको देखता हूँ, उसके बाद में होता तो उसको कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा और उत्तर दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखे बिंब के प्रतिबिंब, प्रधान अक्ष पे रखे बिंब के प्रतिबिंब के लिए एक किरण आरेख खींचिए और प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार एवं स्थान को भी लिखिए। तो भाई मेरे ये स्थान नहीं बताया कि उत्तर दर्पण के कहाँ रखना है, तो कहीं रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा आपका उत्तर दर्पण, इस तरह से कुछ हो जाएगा, इधर से पॉलिश हो जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक प्रधान अक्ष हो गया, आगे की ओर बढ़ जाएगा। यहाँ हम मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी होगी और इसकी ये वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र हो गया, जिसे हम सी से कहते हैं। ये हमारा उत्तर दर्पण ये भी हो गया और इसका ये पोल वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो अगर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आपतित होती है, एक इधर से आपतित होती है, ठीक है, एक इधर से आपतित होती है, तो ये आई, तो ये जो है ना क्या हो जाएगी भाई, ये जो है ना आपको जो है ना ऐसे इधर की ओर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब हम इसे पीछे की ओर हटाते हैं तो पीछे की ओर हटाने पर कुछ डॉटेड लाइन द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं, अर्थात कुछ इस तरीके से जो है ना ये जा करके यहाँ मिल गई, तो यहाँ मिल गई। ठीक है जी, यहाँ मिल गई। ठीक, अब यहाँ से जो है ना इस प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे हटाते हैं तो जो है ना ये कहाँ जाके मिल जा रही है, हमें यहाँ पर जाके मिल रहा है। ठीक है जी, तो ये परावर्तित होकर ये कहाँ चली जा रही है, इधर चली जा रही है। तो इसे पीछे हटाने पर जो है ना कुछ इस तरीके से जो है ना इसका जो है ना प्रतिबिंब। अब इसका जो है ना आपको बताना है क्या, तो ये बताना है उसकी स्थिति, आकार एवं स्थान को लिखना है ना। तो देखिए तो इसके स्थान को मैं लिखूं, यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, प्रकृति बताता हूँ, प्रकृति नेचर ऑफ, है ना। तो जब वस्तु उत्तल दर्पण के अनंत दूरी पर हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनती है। यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है जी, अब इसमें आप कहेंगे सर एक गोलीय दर्पण का जो है ना आप जो है ना चिन्ह परिपाटी नहीं बताया, या कार्तीय चिन्ह पर परिपाटी को दर्शाइए, जो कि हमने नहीं दर्शाया क्योंकि इसमें जगह कम है। मैं दूसरे स्लाइड पर देखता हूँ, अगर क्वेश्चन ना हो तो मैं इसको करा देता हूँ, है ना। वैसे ये 2 सवाल ही रह गए हैं मे बी लघु उत्तरीय में, उसके बाद ये 2 उत्तरीय प्रश्न शुरू होते हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो वह हम वाहनों में अवतल दर्पण को पृष्ठदर्शी के रूप में वरीयता देते हैं क्यों? तो ऐसा होता है कि इसका जवाब देखिए, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी के रूप उत्तल दर्पण का उपयोग पृष्ठदर्शी
के रूप में इसलिए किया जाता है कि परावर्तक सतह उभरा होने के कारण दृष्टीय क्षेत्र या दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है एवं वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनने के कारण पीछे से आने वाली अनेक वस्तु का प्रतिबिंब एक साथ प्राप्त हो जाता है तो ये सारी वजह होते हैं जिसकी वजह से जो है ना एक उत्तल दर्पण का उपयोग जो है ना एक पृष्ठदर्शी के रूप में किया जाता है। मे भी लंबा बहुत सारा क्लास हो गया, परंतु एक क्वेश्चन ये कर रहे हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या है ना। जो दर्पण एक गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। सिंपल सा है डेफिनेशन, गोलीय दर्पण कहते हैं। पहला है कि वक्रता त्रिज्या r है, चूंकि r बराबर है 20 सेंटीमीटर, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, इसलिए f बराबर जो होता है r/2 होता है। इट मींस 20/2 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक क्वेश्चन जो है ना गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी रह गया, जिसको अगले क्लास में करा दिया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर। इसके बाद जो भी ये सवाल दीर्घ उत्तरीय के हैं और इसमें जो है ना हमें डेरिवेशन करना है, और डेरिवेशन की पार्ट जो है ना मैं 1 से 2 डेरिवेशन कर करके जो है ना पार्ट वाइज आपको दे दूंगा। हालांकि यहाँ पर जो है ना बहुत सारे डेरिवेशन एक के बाद एक आएंगे, इसके बाद भी बहुत सारे डेरिवेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसको आप मिरर फॉर्मूला कहते हो। यहाँ रिलेशन है r बराबर 2s का। ये सारी चीजें लॉन्ग डेरिवेशन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसको पार्टिकुलर एक सेक्शन या एक वीडियो में दो करके जो है ना ऐसे आपको पढ़ा दिया जाएगा। बाकी आप आज का क्लास कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने जिगर दोस्तों के साथ जो है इसे शेयर करेंगे। और अगर लाभदायक रहा तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल हुआ, और हमारे साथ अगर आप प्रश्न बना रहे थे तो अब तक आपने ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में कितने क्वेश्चन सही किए, इसको भी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।